Hello, welcome to the weekend. Today we will continue our chapter number 4, Agriculture of Geography of Class 10. In our last or previous video, we have discussed the types of farming, three main crops, seasons of India, major crops of India, rabi है, खरीफ है, जायद है, and food crops है other than grains, उसमें हमने sugar cane, tea, oil seeds और horticulture crops, इन सबको हमने we have already discussed about it. Today we will start with non-food crops. In the non-food crops, rubber is the most important crop on the first number. So what is rubber? It is an equatorial crop, but under special condition it is also grown in tropical and subtropical areas. It requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter and temperature above 25 डिग्री सेंटीमीटर. रबर आप जानते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी डे टू डे लाइफ का. कुछ चीज़ों में दिखाई देता और कुछ में नहीं देता, लेकिन रबर की जो है एक नॉन फूड क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका रोल है, इसकी इम्पोर्टेंस है. और इसके लिए हमको क्लाइमेट और कंडीशंस कैसी चाहिए कि मैं मतलब ह्यूमिड होना चाहिए, और ह्यूमिड के साथ मॉइस्ट होना चाहिए, ना कि ह्यूमिड के साथ सनशाइनी या फिर ह्यूमिड के साथ हॉटी. ऐसा नहीं होना चाहिए. मॉइस्ट एंड ह्यूमिड इसके लिए क्लाइमेट चाहिए रबर के लिए, और 200 सेंटीमीटर हमको रेनफॉल चाहिए. टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीमीटर के करीब. इक्वेटर आप जानते हैं उसके आसपास के एरिया में जो है ये दोनों ही चीज़ है, मॉइस्ट और ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर क्लाइमेट है वो रबर के लिए ज़्यादा सूटेबल है. पर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे हम इरिगेशन या कुछ ऐसे करके उसके लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में भी इसकी क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं. ये है, ठीक है. एंड हम इसके यूजेस का बता दिया है कि इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसमें रॉ मटेरियल के रूप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका. और इसके मेन जो प्लेसेस है, मेन प्रोडक्टिव स्टेट कौन से हैं इंडिया में, तो वो हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, गारो हिल्स ऑफ मेघालय. ये जो है इंडिया के जो मेन प्लेसेस हैं इसके प्रोडक्शन के. ये आप इससे रिलेटेड यू कैन सी द पिक्चर कंजप्शन ऑफ नेचुरल रबर 2010 और 11. या आपके बोर्ड एग्जाम में पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन उठेंगे. आपको किसी भी उसकी दे दी क्वालिटी, दे दी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी, और फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे ये कौन सी फसल की बात हो रही है, इसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, रेन कितनी चाहिए, ये इसका यूज कितना है, इंडिया की पोजीशन कौन सी है. इससे इस तरीके से पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चन भी पुटअप होने के पूरे चांस आएंगे ही वो. सेकंड है फाइबर क्रॉप्स. फाइबर क्रॉप्स में ये है कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स that is grown in India. The first 3 are derived from the crops grown in the soil, and the latter is obtained from cocoons of the silkworms fed on green leaves, especially mulberry. जो 3 जो क्रॉप्स के नाम है जो कि है कॉटन, जूट एंड हेम्प, ये हमें कहाँ से मिलती हैं? ऑफ कोर्स सॉइल में हम वही कल्टीवेट करते हैं क्रॉप को, उसके थ्रू हमें मिलती है. और जो चौथी यानी कि नेचुरल सिल्क है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हम सिल्क वर्म जो होते हैं, जिनको मलबेरी की जो हरी पत्तियाँ होती हैं उसके ऊपर उनको फेड करवाते हैं, उनको मतलब वहीं पालते हैं उनके ऊपर उन वॉर्म्स को, सिल्क वॉर्म्स को, उनसे ये हमें जो है नेचुरल सिल्क जो मिलता है. ये उसकी बता रखी है कि कैसे हमें अवेलेबल होता है. ओके. और कॉटन के उसमें लिख रखा है कि कॉटन जो है ऑफ कोर्स ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट इंडिया ही है. ऐसा माना जाता है कि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा मतलब कॉटन के उसको कह सकते हैं आप, उसका जन्मदाता, या यहाँ पर ही उसको सबसे ज़्यादा पहचान मिली. जैसा कि हम जानते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में भी यहाँ इंडिया के जो कॉटन थी प्रिंटेड और ये उसकी कितनी डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में, तो तब से ही इसकी मतलब धाक है इंडिया के जो कॉटन है उसकी. और इसके लिए ये इंडस्ट्री, कॉटन की इंडस्ट्री ऑफ कोर्स इसके लिए
जो रॉ मटेरियल है वो कॉटन की उसमें ही आएगा, कल्टीवेशन से। तो मतलब इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना, ऑफ कोर्स चाइना इज़ फर्स्ट। तो इस कॉटन के लिए हमें किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए? ऑफ कोर्स ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ये मेन एरिया है इसके लिए, यानी कि ड्रायर कैसा ड्राई क्लाइमेट चाहिए। और डेक्कन पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू है जो है इंडिया का वो पार्ट, वहाँ पर जो है कॉटन के लिए बहुत अच्छी सूटेबल क्लाइमेट और सब चीज़ अवेलेबल है। और इसके लिए रेनफॉल जो है हल्की हल्की उसमें ही काम हो जाता है, या फिर थोड़ी बहुत सिंचाई कर लो, इरिगेशन कर लो, ये है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये फिगर आपको याद होना चाहिए कि 210 frost free days and bright sunshine for its growth, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी ग्रोथ के लिए। और आपको फिगर, यू हैव टू लर्न द फिगर 210 frost free days and bright sunshine। उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि कौन सी क्रॉप के लिए कि 210 frost free days and bright sunshine जो है ग्रोथ के लिए कौन सी क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट है या असेंशियल है, ऐसे करके पूछ सकते हैं। या कॉटन के लिए कितनी जो है फ्रॉस्ट फ्री डेज और सनशाइन होने चाहिए, कितने डेज होने चाहिए, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं, कैसे भी करके पूछ सकते हैं, पर आपको लर्न होना चाहिए। और ऑफ कोर्स इट्स अ खरीफ क्रॉप, और खरीफ क्रॉप है ये, और इसमें 6 to 8 मंथ्स चाहिए इसको पूरा मेच्योर होकर हार्वेस्ट होने के लिए, ठीक है। इसकी प्रोड्यूसिंग और हार्वेस्टिंग तक 6 to 8 मंथ में हो जाती है। जैसे शुगर कैन में जैसे पूरा एक साल लगता था, वैसा इसमें नहीं होता है, 6 to 8 मंथ का साइकिल होता है। और इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं इन इंडिया? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। किसी भी उसमें कोई अगर पूछें तो आप जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे वो आपको हमेशा लर्न होना चाहिए। बाकी कुछ एक यू कैन सी सम आर कॉमन्स, बट कुछ एक में फर्स्ट दे रखा है, जैसे कि शुगर कैन में दे रखा था कि गुजरात जो है फर्स्ट है, या बहुत सारी चीज़ों में दे रखा है। पाइनएप्पल है जो सिर्फ मेघालय में है, तो ग्रेप्स हैं तो सिर्फ आंध्र प्रदेश फर्स्ट है। तो ये चीज़ें जो डायरेक्ट दे रखी है तो आपको ये लर्न होनी ही चाहिए। नेक्स्ट जो फाइबर दे रखा है दैट इज जूट। जूट इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, यू गाइज नो। जूट ग्रोज वेल ऑन well drained fertile soil in the flood plains where soils are renewed every year, यानी कि जहाँ नई मिट्टी होती है प्लेन्स में, वहाँ जो मिट्टी जमा होती है फ्लड के आने से, वो मिट्टी जूट के कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल होती है। और उसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए। और जो इसके मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं दैट आर वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। ये यहाँ पर जो स्टेट्स हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट की प्रोडक्शन होता है। जूट का आप जानते हैं हमारी डेली लाइफ में काफ़ी हम यूज़ करते हैं। जूट बैग्स होते हैं, मैट्रेस होते हैं, रोप्स होती हैं, कारपेट्स बनाते हैं, और भी आर्ट एंड क्राफ्ट के जो भी चीज़ें उसमें जूट काफ़ी यूज़ होता है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि काफ़ी मतलब इसकी रेट हाई होती है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसकी जगह क्या है, सिंथेटिक फाइबर ने ले ली। वो कोई भी पैकिंग मटेरियल बनाना है या बैग्स तैयार करने हैं डेली यूज़ के, तो वो एक सिंथेटिक फाइबर आता है स्पेशली फ्रॉम चाइना। तो उसने इस चीज़ को काफ़ी कंपटीशन दिया हमारे इंडिया में, क्योंकि जूट को अफोर्ड करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है इतने उस लेवल पे जाकर। थोड़ा बहुत हो तो फिर कर भी सकते हैं लोग, लेकिन जब चीप रेट पे वैसा का वैसा ही दिखने वाला सिंथेटिक फाइबर और उससे बनी हुई चीज़ें अवेलेबल है तो फिर लोग उसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस जूट की इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिला है चाइना की तरफ से, इस तरह के सिंथेटिक फाइबर का जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी तरफ से। ओके, अब इन सबको जो भी ग्रेन्स हैं या अदर देन ग्रेन्स क्रॉप्स हैं या नॉन फूड क्रॉप्स हैं, उन सब के डेवलपमेंट के लिए, उनके और प्रोडक्शन को हाई करने के लिए और फार्मर्स के जो है प्रॉफिट के लिए गवर्नमेंट ने और क्या क्या स्कीम्स जो हैं अडॉप्ट करी हैं या प्लान करी हैं
उसके लिए सबसे पहले उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को किया है ये मद्देनज़र कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या होता है। जो हम फार्मिंग कर रहे हैं, जिस भी तरीके से फार्मिंग करते आ रहे हैं, उसमें हम टेक्नोलॉजी का कितना और यूज़ बढ़ा सकते हैं या कितना यूज़ हो रहा है तो और कितना उसको मतलब लोगों तक स्प्रेड कर सकते हैं। थोड़े लोग ही जानते हैं तो उस टेक्नोलॉजी को और कितना फैला सकते हैं। दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है। टेक्नोलॉजी नहीं है तो टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसको और कैसे फैला सकते हैं, ये इसके अंदर है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में। और व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स? ऑफ कोर्स जो कुछ भी फार्मिंग या कल्टीवेशन जो कर रहे हैं फार्मर, उनको इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ऑफिशियली उनको ट्रेन करना इसके बारे में। मतलब जैसे एग्रीकल्चरल कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन खोलना, और बाकायदा कैंडिडेट्स वहाँ आ रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, फील्ड में जाके ले रहे हैं, थ्योरिकल ले रहे हैं। तो आप जानते हैं इस तरह की इंजीनियरिंग जो है वो भी इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तक वो ये सब इसके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के पार्ट हैं, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजिकल या टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो हैं, ऑफ कोर्स उनसे हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को राइट जो है दिशा मिलेगी, राइट उनको ग्रोथ मिलेगी। और इस सब के उसमें सोर्सेस में क्या होगा कि इरिगेशन के लिए सपोज आज भी कई फार्मर्स हैं कंट्री में जो मॉनसून पर डिपेंड कर रहे हैं, नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, जबकि इरिगेशन की इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं या टेक्निक्स हैं दुनिया भर में जो हो रही हैं कि जो जिनके इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। तो उससे इंट्रोड्यूस कराना, गवर्नमेंट इस तरफ काम करे कि हम फार्मर्स को इंट्रोड्यूस कराएं ताकि एग्रीकल्चरली इंडिया जो है डेवलप्ड कर सके। और agriculture, which provides a livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technical and institutional reforms. सीरियस अटेम्प्ट करना ही होगा गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी। इस चीज़ को जो इस फील्ड से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उनको सीरियसली इसको एक्सेप्ट करना होगा, सीखना होगा। और जैसे कि इन सब के उसमें सबसे पहले ये है कलेक्टिविजेशन क्या होता है, and consolidation of holdings and corporation and abolition of zamindari were the given priority to bring about institutional reforms in the country after independence। ठीक है, इंडिपेंडेंस जब हमको मिली थी उस बात को 73 ईयर्स हो गए हैं। तो हम जो 5 ईयर प्लान्स में, एवरी 5 ईयर प्लान्स में इस चीज़ को जगह मिलती है, एग्रीकल्चर को जगह मिलती है कि क्या हमें इसकी जो है डेवलपमेंट के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उस में सबसे पहले उन्होंने यही किया था कि कलेक्टिव सेशन क्या होता है कि सारी ज़मीनों को जो पहले छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे लैंड्स के, वो राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस में या आउट ऑफ किसी भी रीज़न से, उसको जो छोटे छोटे लैंड्स के वो थे पैचेस या टुकड़े, उनको अब सबसे पहले कलेक्ट किया, उनका डाटा मतलब इस तरीके से लेकर उनको कलेक्ट किया। एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग इज right of inheritance had already led to the fragmentation of land holdings, necessitating consolidation of holdings। Means इस तरीके के जो ज़मीन इनहेरिटेंस के ज़रिए लोगों को समझाया, लोगों खुद भी समझे, उन्होंने वापस ये आपस में जो है कह सकते हैं कि टाई अप किया, उन्होंने कुछ भी अपने समझौता किया होगा कि ठीक है हम सब मिलके हमारी ज़मीन को मिलाते हैं, एक करते हैं और उसके ऊपर जो प्रॉफिट, मिलकर मेहनत करते हैं और जो प्रॉफिट होगा उसे बांट लेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट ने भी इसके थ्रू जो है लोगों में अवेयरनेस करी कि इससे लैंड भी यूज़ होगा और आप ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और
थर्ड जो है कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी। ज़मींदारी सिस्टम आपको पता है कि इंडिपेंडेंस से पहले ज़मींदारी सिस्टम था जिसने कि फार्मर्स को मतलब बहुत एक्सप्लॉइट किया। इस सिस्टम ने सबसे ज़्यादा खराबा ज़मींदारी सिस्टम में ही हुआ। किस तरीके से लोगों की ज़मीन चली गई, वो अपनी ज़मीन के मालिक नहीं रहे, मालिक कोई और होता था और ये सिर्फ मजदूरी करते थे अपनी ज़मीन पर और उनको अपनी मजदूरी काम के अकॉर्डिंग वेजेस मिल जाते थे। ऐसे इस सिस्टम को फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब बिल्कुल अबॉलिशन कर दिया, इसका हटा ही दिया कि ज़मींदारी सिस्टम कुछ भी नहीं है। और कॉपरेशन मीन्स इससे रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड जो है उन्होंने कई तरह के लॉज और कोऑपरेशंस बनाई जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोगों को अवेयर करें, उनके जो भी राइट्स हैं उनके लिए उनको समझाए, या टेक्निकल जो नए नए इक्विपमेंट्स है या जो भी पॉलिसीज़ बना रही है इंडियन गवर्नमेंट उससे उनको जो है रूबरू करवाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कई लैंड रिफॉर्म्स को लेकर लॉज बनाए, लोगों को इसके लिए अवेयर किया। ये सारा काम 1960 से लेकर 1970 के बीच में इंडियन एग्रीकल्चर के लिए बहुत कुछ हुआ। जैसे कि उसमें एक स्टेप ये भी था कि द ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो भी एक स्कीम जो स्टार्ट की गई थी। ग्रीन उससे नो डाउट कई स्टेट्स को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इसका द ग्रीन रेवोल्यूशन का सेकंड जो नाम है, ये ऑप्शनल नाम है, दैट इज़ ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं इसको। कई बार नाम पूछ लेते हैं कि दूसरा नाम क्या है 1 मार्क के क्वेश्चन में। द ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड इसका नाम है। इसने जो क्या है इंडियन एग्रीकल्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मतलब इनिशिएट करने में इम्प्रूवमेंट के उसमें बहुत बड़ा रोल था। लेकिन इसके साथ सिर्फ इसकी एक ही आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम थी, या इसके साथ एक डीमेरिट थी कि इसका जो प्रॉफिट है या इसका जो लाभ है कुछ लोगों कुछ स्टेट्स को ही मिला था। सपोज पंजाब, हरियाणा और सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इन्हीं स्टेट्स को था, ना कि ऑल ओवर इंडिया जो है उस सारे स्टेट्स को इस पॉलिसी का या जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका फ़ायदा हुआ। तो इसके साथ बस यही एक प्रॉब्लम थी। उसके अलावा भी कई सारे जो है ग्रीन की तरह द वाइट रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था। ऑफ कोर्स जो द वाइट रेवोल्यूशन है वो मिल्क से रिलेटेड था, मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड था। और इन 1980s और 90s के बीच में जो है गवर्नमेंट की तरफ से लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम LDP भी कहते हैं, वो भी इनिशिएट किया गया था, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल दोनों रिफॉर्म्स के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई थी कि किस तरीके से जो है क्रॉप्स का इंश्योरेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो फार्मर्स हैं ऑफ कोर्स वो तो इसी के ऊपर डिपेंड है, उनका और कोई वो है ही नहीं कि किस पे डिपेंड करेंगे वो। अगर सपोज़ उनकी क्रॉप को कुछ हो जाता है तो वो कहाँ से सब कुछ अपना जो खर्चा है डेली लाइफ का वो कैसे चलाएंगे या कैसे सप्लाई करेंगे? कुछ भी उसका रीज़न हो सकता है कि ड्रॉट हो सकती है, फ्लड हो सकता है, साइक्लोन हो सकता है, फायर, डिसीज़, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए उनको क्या है कि सबसे पहले उनके लिए क्रॉप का इंश्योरेंस बना, उसके लिए ग्रामीण बैंक्स बनाए गए, उनका एस्टेब्लिशमेंट भी करना था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई और उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए भी बैंक्स बनाए गए। इस तरह की फैसिलिटीज़ से फार्मर्स को लो रेट पे मिल जाए, लो इंटरेस्ट में मिल जाए, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ध्यान रखा। तो इस तरीके के ये स्टेप्स उठाए थे जिनको हम इंस्टीट्यूशनल या जो टेक्निकल दोनों ही रिफॉर्म्स में कह सकते हैं कि उन्होंने काम किया था। इसी उसमें एक स्टेप ये भी था कि किसान क्रेडिट कार्ड, KCC जिसको कहते हैं, या पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये सब और भी कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी थी स्कीम्स। किसके लिए? फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, है ना। भाई मौसम का भी कुछ भरोसा नहीं है, वेदर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए भी इंश्योरेंस है, कोई ना कोई था कि इतना % हो जाएगा आपकी, अगर इतनी हो गई आपकी क्रॉप को कुछ हुआ तो हम इतना वो देंगे। तो ये इंश्योरेंस करवाई। तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप और लिया, दैट इज़
the government announces minimum support price. Minimum support price was a very good initiative, was a very good step. इसमें क्या था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि जो भी मतलब फार्मर्स क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं उनका मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या पता उनकी, जैसे सपोज कोई एक फार्मर है, उसने प्याज की अनियन की क्रॉप करी कल्टीवेट, और उसको मालूम नहीं है कि मार्केट में इसकी क्या रेट मिलेगी, मुझे प्रॉफिट होगा लॉस होगा क्या। और लेकिन अगर गवर्नमेंट ने हर एक क्रॉप की जैसे अनियन का फार्मर है तो इसकी अगर रेट फिक्स कर रखी कि नहीं इतने पे ही आपको ये वाली क्रॉप मिल जाएगा, इसका रेट गवर्नमेंट आपसे खरीदेगी, तो ये अगर फिक्स हो जाता है तो इससे भी जो है किसानों को, फार्मर्स को जो है वो राहत मिलती है कि हाँ हमारी जो क्रॉप है वो वेस्ट नहीं होगी। इस रेट पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब उसका इतनी रेट तो मिलेगी ही, हर क्रॉप की गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो है फिक्स कर लेती है। दैट इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस।